वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा हिस्ट्री का 14 फरवरी को होगा। उसके लिए हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखेंगे और 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखेंगे और 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक और अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए तब हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा जी कि गोपुरम कहलाता है। गोपुरम कहलाता है, क्या कहलाता है कि मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहते हैं। जो मंदिर है तो मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है या गोपुरम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आयंगर व्यवस्था क्या है। जो आयंगर जो व्यवस्था है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर में है। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि अयंगर व्यवस्था मंदिरों की पूजा, जो मंदिर की जो पूजा पद्धति और प्रशासन से जुड़ी धार्मिक व्यवस्था थी। मतलब मंदिरों में पूजा की धार्मिक व्यवस्था थी जिसमें नियमों का कड़ाई से पालन होता था। जिसमें नियमों जो बनाया जाता था, नियम उसको कड़ाई से पालन होता था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। जो अकबर था उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 में। किस जगह पर हुआ था। तो राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। जो राजस्थान जो थे उसके अमरकोट में उसका जन्म हुआ था। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 4 प्रमुख नेता लिखिए। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हम लोग वो 4 प्रमुख नेता का नाम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखिएगा कि महात्मा गांधी, दूसरा पॉइंट में लिखिए दिया कि 2 नंबर में जवाहरलाल नेहरू, तीसरा नंबर में लिखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस और चौथा नंबर लिखिएगा भगत सिंह। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 स्वतंत्रता आंदोलन का नाम हुआ। आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि दांडी किस राज्य में है। जो दांडी किस राज्य में है। तो दांडी मार्च तो गुजरात से शुरू हुआ था ना, तो गुजरात में ही है। तो दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे। तो भगवा नदी। हम मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान जो थे उसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको कहते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई। जो हड़प्पा सभ्यता था वो कहाँ विकसित हुआ, मतलब कहाँ उसका प्रसिद्ध नाम हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी। सिंधु नदी और उसका सहायक नदी। ठीक है, उनके किनारे ही विकसित हुआ था जो हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। जो शक संवत है उसका आरंभ किसने किया। तो आंसर में लिखिए कि शक संवत का आरंभ कुषाण शासक कनिष्ठ ने किया। किसने किया था। तो कुषाण शासक कनिष्ठ ने किया था शक संवत का आरंभ। ठीक है, किसने किया था तो याद कर लेना है। और एक बार बता रहा हूँ कि शक संवत का आरंभ कुषाण शासक कनिष्ठ ने किया। किसने किया था। कनिष्ठ ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक है जो भरत मुनि है। कौन है। भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक आप लोगों को याद करना है कि भरत मुनि है। कौन है। भरत मुनि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सांची स्तूप की खोज किसने की। जो सांची जो था तो सांची की खोज की स्तूप किसने किया था, मतलब उसका खोज किसने किया था। तो सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। किसने किया। तो जनरल टेलर। आप लोगों को याद करना है क्या। जनरल टेलर याद करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ट्वेल्स इन द मुगल अंपायर पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी। तो यह पुस्तक फ्रांसीसी बर्नियर ने लिखी। किसने लिखा। तो फ्रांसीसी एक बर्नियर नाम था, उसने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की। जो भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसकी शुरुआत किसने किया।
तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के जो दक्षिण भाग में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो किसने किया था? तो अलवार और नयनार संत। तो अलवार और नयनार संत, जो अलवार लोग थे वो विष्णु का पूजा करते थे, आप लोगों को याद कर लेना है। और जो नयनार संत तो जो थे वो शिव की पूजा करते थे। इन दोनों पॉइंट को मैं बताऊँ वो याद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 14 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहमनी राज की राजधानी क्या थी? जो बहमनी जो राज थी उसकी राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है। तो बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थे? तो गुलबर्गा। आप लोगों को याद करना है कि बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा थी, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 15 में पूछा गया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो भारत का जो लास्ट यानी कि अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का लास्ट यानी कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसको हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि नहीं है? क्या और एक बार बता दे रहा हूँ, तो और एक बार बता दे रहा हूँ। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन, जो सिंधु घाटी जो था उसका उत्खनन किस हड़प्पा जगह पर हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय पुरातत्व के जनक हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहते हैं, ठीक। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जो अशोक का जो अभिलेख जो था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के अभिलेखों में दो लिपियों के नाम पूछा जाएगा, तो लिपियों का नाम आप लोग याद करना है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जो सांची है, जो सांची का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर की ओर कि संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। और इसका और दो भाई था जिसका नाम था चांद और भैरव। ये दोनों को भी आप लोग को याद करना है और आप लोग चारों को लिख देना है, ठीक है। तभी आप लोगों को फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किसने और कब की? जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था किसने किया था और कब किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो आप लोगों को याद करना है कि महात्मा गांधी। और कब किया था? तो 1920 ईस्वी में की थी। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो किया था वो कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 2 मार्क्स का हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोत लिखिए। जो मौर्य इतिहास है इसको हम लोग प्रमुख स्रोत को लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि मौर्य इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत अशोक के शिलालेख है। कि क्या है? जो अशोक जो थे अशोक के शिलालेख है मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोत। इसके अलावा मेगास्थनीज भी थे, ठीक, की पुस्तक जैसे कि इंडिका हो गया। और उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 2 नंबर 3 नंबर में। तो लिखा गया पूछा गया कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ग्रंथ। इसमें जैसे कि हिंदू धर्म का ग्रंथ क्या होगा? तो गीता हो गया। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म का हो क्या है? वो त्रिपिटक है, ठीक। इसमें 3 भाग है। इसमें कितना भाग है? तो 3 भाग है। तो आप लोगों को विनय पिटक लिखना होगा और सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों को लिख दीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को 3 मार्क्स
मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पर हम देखते हैं अब 3 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों लिखिए। जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को 2 कारण बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कारण बताना है, तो आंसर में लिखिएगा कि इस आंदोलन के प्रमुख कारक कारक नमक कानून था। जो ये आंदोलन जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसके कारण क्या था, तो नमक कानून करने का ही वो कानून था। ठीक है, इस आंदोलन के प्रमुख कारण नमक था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखना होगा आप लोगों को जिससे जनता पर अन्याय हुआ। जिससे जनता पर अन्याय हुआ, दूसरा कारण साइमन कमीशन का विरोध था। 3 कारण, 2 कारण पूछा गया था, लेकिन आप लोगों को 3 कारण लिख सकते हैं, या तो 2 ठो लिख दीजिएगा। ठीक है, एक कारण को आप लोगों को लिखना है कि इस आंदोलन के प्रमुख कारण नमक कानून था। क्या था, नमक कानून। और दूसरा में आप लोग लिख सकते हैं कि जिससे जनता पर अन्याय हुआ। ठीक, और दूसरा कारण साइमन कमीशन का विरोध। ठीक, तो ये 2 ही है। सॉरी, मैं आप लोगों को 3 बताया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है 3 मार्क्स में कि मुगल चित्रकला की विशेषता लिखिए। जो मुगल चित्रकला की हम लोग को विशेषता लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा कि मुगल चित्रकला में सूक्ष्म चित्रण मिलता है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा चित्रण मिलता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लिखिएगा कि रंग चमकीले होते थे। जो रंग जो थे वो चमकीले होते थे, और दरबारी जीवन, युद्ध और शिकार के दृश्य चित्रित किए जाते थे। मतलब समझ में आ रहा है, चित्रकला यानी कि चित्र, समझ में आ रहा होगा। बच्चा थे तो आप लोग भी चित्र बनाते थे, तो उसी चित्र के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इतिहास की लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, जो मुगल चित्रकला में सूक्ष्म चित्रण मिलता है। ठीक है, सूक्ष्म यानी कि उस चित्रकला जो था उसमें छोटा छोटा लिखा हुआ था। ठीक है, सूक्ष्म, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रंग चमकीले होते थे, और उसमें जो लिखा होता था वो चमकीले रंग से लिखा हुआ रहता था। ठीक है, और दरबारी जीवन, और दरबार में कैसा जीवन था उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था। और युद्ध व शिकार के दृश्य दर्शित किए गए, यानी कि युद्ध, यानी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध, या तो बहुत सारा युद्ध होता है तो हम लोग टीवी में वो चित्रण देखते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ पर उसको ही छापा गया था। ठीक है, किसमें, तो वो चित्रकला में, समझ में आ रहा हो। तो उसी दृश्य को चित्रण, यानी कि वहाँ पर जो चित्र बनाकर छापा गया था, इसे ही हम लोग मुगल चित्रकला की विशेषता समझते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मैं जो आप लोगों को बताया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अब 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि 5 नंबर कि दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दीन ए इलाही का हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिख पाएगा तो बस इतना लिख देना है कि दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया। जो दीन ए इलाही जो था वो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो अकबर द्वारा धार्मिक समन्वय का प्रयास था। जो धार्मिक, वो धर्म के प्रति ये प्रयास था। इसके उद्देश्य विभिन्न धर्मों में एकता स्थापित करना। और इसमें जो दीन ए इलाही जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, कि इसका उद्देश्य था कि सभी धर्मों में एकता स्थापित करना, मतलब सभी धर्म को बढ़िया करना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत क्या है। जो हम लोग प्राचीन भारत, जो हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या हम लोग को स्रोत है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत यानी कि हम लोग उसका पढ़ करके उसको हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और अभिलेख व सिक्के तथा विदेशी यात्रियों का विवरण मुद्रक मुख्य स्रोत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभिलेख यानी कि जो लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो और सिक्के हम लोग देखे होंगे पुराना जमाने का, तो देखा होगा पुराने जमाने का सिक्का कैसा होगा, तो हम लोग उसी से पता लगाते हैं कि ये बहुत पुराना पैसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के यही सब स्रोत हैं। अब दोस्तों हम लोग 6 नंबर देख चुके हैं। अब हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में पूछा गया कि किताबुल हिंद क्या है। तो किताबुल हिंद की रचना किसने किया था, तो अलबरूनी ने द्वारा लिखी गई भारत पर आधारित पुस्तक था। जो अलबरूनी जो आया था भारत, तो भारत में क्या क्या हुआ उस पुस्तक में लिखा था कि भारत के लोग कैसे थे वो, और भारत में जो क्या क्या उसने देखा, तो उसी को ही उस पुस्तक में लिखा गया था।
उसी को हम लोग किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है, इसकी विशेषता बताएं। जो अस्थाई जो बंदोबस्त है उस वो क्या है, ये इसके हम लोग को विशेषता बताना है। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू भूमि व्यवस्था थी। क्या? तो भूमि यानी कि जमीन की एक व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था। ठीक, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। इसमें जो जमींदार जो थे तो उसी को भूमि का मालिक बना दिया गया। ठीक, और लगान अस्थाई कर दिया, मतलब लगान अस्थाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। जो खिलाफत जो आंदोलन था वो क्या था? तो यह मुसलमानों पर द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थक में चलाया गया आंदोलन था। क्या था? तो ये मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा, जो तुर्की के जो है वो खलीफा के समर्थन में चलाया गया आंदोलन था। गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, और ये गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। इसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख क्या है, उनका महत्व लिखिए। ठीक है, तो अभिलेख पत्थर या धातु पर खुदे लेख है। यानी देखो, मैं आप लोगों को साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि अभिलेख हम लोग पहले ज़माने के जो लोग जो थे वो पत्थर पर लिखते थे और धातु पर कुछ लिखते थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इनसे इतिहास की विश्वसनीय जानकारी मिलती थी। उस अभिलेख में जो लिखा होता था इससे हम लोग को पता चलता था कि यह बहुत पुराना है और क्या है, तो इतिहास के बहुत पुराना ये जानकारी मिलती थी। ठीक है, पुराना जानकारी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो कृषि जो उत्पादन होता था तो महिलाएं क्या करते थे? बुआई करती थी, निराई करती थी, कटाई और भंडारण में सक्रिय भूमिका। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। तो इसी को ही तो आप लोगों को थोड़ा बहुत लिख देना होगा। ठीक, इतना शॉर्ट्स में नहीं लिखना है, लेकिन आप लोगों को इसी को ही लिख देना है, लेकिन 3-4 पॉइंट में लिख दीजिएगा तो आप लोगों को 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि संविधान सभा के प्रमुख समितियां हैं। तो आप लोगों को लिखना है कि प्रमुख बताना है संविधान सभा के प्रमुख समितियां। ठीक है, तो प्रारूप समिति होता है और संघ समिति और मौलिक अधिकार की समिति प्रमुख थी। ठीक है, तो 3 पूछा गया तो हम लोग ने 3 देख चुके हैं। ठीक है, तो 3 ठो ही ज़्यादा 3 मार्क्स वाला, इसलिए यहाँ पर 3 ठो दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अब 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किताबुल हिंद पर निबंध लिखे। जो किताबुल हिंद जो था वो किसने लिखा था? तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अलबरूनी ने लिखा था। ठीक है, तो इस पर निबंध लिखना है। तो निबंध थोड़ा बड़ा लिखना होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो आप लोगों को भारत में आया क्या क्या हुआ तो वो सब को आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो लिखना होगा कि थोड़ा बहुत में आप लोग यहाँ तक तो लिख लीजिएगा कि किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई भारत पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक थी। महत्वपूर्ण यानी कि जरूरी पुस्तक है। इसमें भारतीय समाज, जो भारत का जो समाज था कि कैसा कैसा समाज था भारत का समाज, वो धर्म देखा जाता था कि कैसा कैसा जो अलबरूनी जो आया था वो कैसा कैसा धर्म लोग भारत में रहते थे और क्या क्या धर्म यहाँ पर चलाया जाता था। तो ये सब अलबरूनी आया और देखा। ठीक है, और धर्म और विज्ञान का वर्णन किया। और धर्म जो था, धर्म और विज्ञान यानी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हो रहा था तो वो सब उसने देखा। तो सब कुछ ही किताबुल हिंद में लिखा गया था उस निबंध में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि मैं जितना आप लोगों को बताया तो उतना आप लोग जरूर लिख लेंगे तो आप लोगों का 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अब 14 नंबर की ओर कि महाभारत का महत्व बताइए। तो महाभारत का महत्व, तो महाभारत भारतीय संस्कृति, जो महाभारत है वो जो है तो भारत भारतीय संस्कृति का महत्व है। ठीक है, धर्म और कर्तव्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो धर्म और कर्तव्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी याद रख लेना है कि जो महाभारत के जो रचनाकार है तो महर्षि वेद व्यास है, और रामायण के पूछा जाएगा तो आप लोगों को वाल्मीकि करना है सही। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ने 14 नंबर तक देख चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है
कि आम लोग विभाजन को कैसे देखते थे। जो आम लोग थे यानी कि हम लोग आम लोग हैं, तो हम लोग विभाजन यानी कि बंटवारा को कैसे देखते थे, ये पूछा जा रहा है। तो आम लोग विभाजन से भयभीत थे क्योंकि इससे हिंसा और विस्थापन हुआ। विस्थापन या हिंसा यानी कि देखो, समझ में आ रहा होगा कि नहीं। हिंसा यानी कि झगड़ा होता था और भय भी यानी कि डर भी रहता था। ठीक है, तो यही इतना बस आप लोगों को लिख देना है। तो दोस्तों हम लोग ने 15 तक देख चुके हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और न्यू है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करें। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। जो हड़प्पा सभ्यता जो था उसका धार्मिक जीवन का वर्णन करना है हम लोगों को। किस चीज़ का? तो धार्मिक जीवन का। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना होगा कि लोग मात्र देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। जो धार्मिक यानी कि धर्म, तो धर्म वहाँ पर क्या क्या चलाया जाता था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर किसकी पूजा किया जाता था? तो मातृ देवी यानी कि मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे और वृक्ष और पशुओं की पूजा का प्रचलन था। और जो हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन था यानी कि धार्मिक जो था वो वृक्ष का भी पूजा करते थे और पशुओं का भी पूजा करते थे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद आप लोगों को 3 पॉइंट में लिख देना है कि मूर्ति पूजा और ताबीज का प्रयोग किया जाता था। और मूर्ति पूजा करता था और ताबीज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का ये धार्मिक जीवन कैसा था। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख क्या है, तो अभिलेख भी थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभिलेख में लिखना होगा कि अभिलेख पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख होते थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को 2 मार्क्स में बता चुका हूँ, लेकिन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। इससे राजाओं की जानकारी मिलती थी। जो अभिलेख जो था उससे हम लोगों को राजाओं की जानकारी मिलती थी और प्रशासन और धर्म का ज्ञान होता था। और प्रशासन कैसा था और धर्म कैसा था उस सभी को हम लोगों को ज्ञान मिलता था। ठीक, और इतिहास लिखने में सहायक मिलती थी। और जो हम लोग का जो इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं तो उसको लिखने में बहुत आसानी हो रही थी। ठीक है, आसानी तो नहीं हो रहा था लेकिन उससे मदद हो रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो देखो ये 2 मार्क्स में बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मैं और एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें बौद्ध के उपदेश है। इसमें गौतम बुद्ध के जो उपदेश है यह 3 भागों में विभाजित हुआ गया। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ और बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन करता है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग ने देख चुके हैं। अब 20 नंबर अब 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि अलबरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था और एक बार बता दे रहा हूँ कि अलबरूनी एक अरबी विद्वान थे। मतलब जो अलबरूनी जो थे वो अरबी के एक विद्वान थे यानी कि विद्वान थे। ठीक, वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। उसने क्या कौन सा पुस्तक लिखा था? तो किताबुल हिंद लिखा था। ठीक है, ये जितना भी मैं आप लोग क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना स्किप करके देखिएगा वरना आप लोग बहुत पछताएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। जो सगुण भक्ति जो था तो सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार माना जाता था। साकार यानी कि ईश्वर का पूजा किया जाता था सगुण भक्ति आंदोलन में। और निर्गुण भक्ति आंदोलन में ईश्वर का पूजा नहीं किया जाता था। ठीक, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक, राम और कृष्ण सगुण और कबीर निर्गुण के संत थे। ठीक है, जो कबीर जो थे कबीर दास वो निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण शाखा के कौन थे? तो कबीर दास। ठीक, समझ में आ रहा होगा। और राम और कृष्ण जो थे वो सगुण यानी कि जो राम भगवान और कृष्ण भगवान जो थे वो सगुण थे। ठीक, और निर्गुण में पूछा जाए तो कबीर दास थे, ये निर्गुण संत के थे। ठीक, तो मुझे आशा है कि मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे दोस्तों हम लोग अब 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें तो ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, तो लेकिन और एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बार बार पढ़ने से रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में एकदम हल्का मचा के आएंगे। ठीक है, तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश द्वार था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते थे। तो लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि दक्षिण
दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार था। यह ऊंचा और भव्य होता था, ये ऊंचा और बड़ा होता था, ठीक। भव्य यानी कि गुफा जैसा होता था। इस पर सुंदर मूर्तिकला होती थी, इसमें जो सुंदर सुंदर मूर्तिकला होती थी, ठीक। अब दोस्तों हम लोग ने 21 नंबर की ओर देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बताइए। जो तत्कालीन जो कारण हुआ था जो 1857 का, उसका हम लोग को तत्कालीन कारण बताना है। तो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था। जो 1857 के जो तत्कालीन कारण जो हुआ था वह चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, ठीक है। और सैनिकों की धार्मिक भावना आहत होती हुई और इससे विद्रोह भड़क उठा। इससे जो विद्रोह हुआ वो भड़क उठा, इसी के लिए 1857 की क्रांति, इसलिए हम लोग इसको 1857 की क्रांति कहते हैं, ठीक। अब दोस्तों हम लोग 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बसरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज जैसा हमको भी लग रहा है और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये बसरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं, क्या क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, तो लेकिन इतना लिखना होगा कि बसरा इस्लामिको नियमों का पालन करता है। जो बसरा है वो इस्लामिक नियमों को पालन करता है और बेसरा जो है वो नियमों को नहीं मानता है। बसरा जो इस्लामिक नियमों को पालन करता है लेकिन बेसरा वो नियमों को पालन नहीं करता है। ये सूफी परंपरा से जुड़े शब्द है और ये जो शब्द है वो सूफी परंपरा के से जुड़े शब्द है। तो दोस्तों हम लोग ने देख चुके हैं अब 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव लिखिए। जो भक्ति आंदोलन से क्या क्या प्रभाव हुआ ये हम लोग को 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। मतलब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक दोस्तों। तो लिखना होगा कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाजों पर गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन में भारतीय समाजों को बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने ईश्वर की भक्ति को सरल और व्यक्तिगत बनाया। इस आंदोलन में ईश्वर की भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति या ईश्वर की भक्ति को सरल और व्यक्तिगत बनाया। जाति भेद, इसमें जाति भेद छुआछूत का विरोध किया। जो ये भक्ति आंदोलन जो था इसमें जो जाति जो होता था या जाति भेद तो उसको भी खत्म करने का ये आंदोलन शुरू हुआ था और छुआछूत, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश देकर आम जनता को जोड़ा। और स्थानीय भाषा मतलब बढ़िया भाषा में यानी कि लोग समझ जाए ऐसे भाषा में वो भक्ति संत लोगों ने उपदेश दिया, ठीक। इससे सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। इसमें सामाजिक जो क्षमता था या सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। दोस्तों हम लोग को मुझे आशा है कि समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया है कि अबुल फजल कौन था, उसके योगदान लिखिए। जो अबुल फजल जो था वो कौन था और उसके योगदान को हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो आप लोग वो आंसर में लिखिएगा कि अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर का दरबारी का इतिहासकार था। जो अबुल फजल जो था वो अकबर के दरबारी का एक इतिहासकार था, ठीक है। उसने अकबर और आयन अकबरी की रचना किया था। तो अबुल फजल ने क्या क्या रचना किया था, तो अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना किया था। इन ग्रंथों से अकबर के शासन प्रशासन और समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इस ग्रंथ में हम लोग को अकबर के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग को जानकारी मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर कि 1857 के विद्रोह के परिणाम लिखिए। जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका हम लोग परिणाम को लिखना है, क्या क्या परिणाम हुआ, ठीक। तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जो 1857 की जो क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ठीक है, और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय सेना में परिवर्तन किए गए और राष्ट्रीय चेतना को बल दिया, ठीक।
अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर की भाषा विवाद का समाधान क्या है। जो भाषा विवाद पर जो विवाद होता था उसका समाधान क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इतना में नहीं मिलेगा 5 मार्क्स। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कम से कम आप लोगों को 4 या कम से कम आप लोगों को 10 लाइन तक लिखना होगा। ठीक है, लेकिन सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ तक नहीं बता पाया, लेकिन जितना भी बताया हूँ ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्जाम में आप लोग जोड़ जाड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए कि भारतीय सभा के ने हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, जो संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा बना दिया। आप लोगों को पता होगा कि भारत का राज्य भाषा क्या है, वो हिंदी है। ठीक है, और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में स्वीकार किया। सहायक यानी कि मदद वाला भाषा, उसको इंग्लिश को बोला गया। इससे विभिन्न भाषाओं के बीच संतुलन बना। इससे जो विभिन्न भाषाओं के बीच संतुलन बना। ठीक, अब कृष्णदेव राय महान शासक क्यों थे? जो कृष्णदेव जो राय थे वो महान शासक क्यों थे? उसको हम लोग महान शासक क्यों कहते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। जो कृष्णदेव जो राय थे, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? तो आप लोग वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। जो कृष्णदेव जो राय थे उसने साम्राज्य का विस्तार किया, कुशल प्रशासन चलाया और कला साहित्य को संरक्षण किया। और कला यानी कि आर्ट्स साहित्य को संरक्षण किया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने 5 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह से जनता बड़े पैमाने पर आंदोलन से जुड़े। जो ये आंदोलन जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। नमक सत्याग्रह, ठीक है, के आंदोलन में बहुत लोग जुड़े हुए थे। अंग्रेजी कानून की अवहेलना हुई। जो अंग्रेजी का जो कानून हुआ था, अंग्रेज लोग जो कानून किए थे उसका हम लोग ने बहिष्कार किया। ठीक है, हुए। और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। ठीक, अब दोस्त देखते हैं अब 7 नंबर की ओर कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन करना। ठीक, जो इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन करना है। तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ बनाया। ठीक, संदेश घोड़े पर पैदल धावकों द्वारा शीघ्र पहुंचाने जाते थे। जो संदेश जो था वो घोड़े के पैदल धावकों द्वारा शीघ्र पहुंचाए जाते थे। इससे प्रशासन मजबूत हुआ। इससे जो प्रशासन जो हुआ वो मजबूत हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। जो अकबर का जो धार्मिक नीति क्या था? तो अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता पर आधारित थी। सहिष्णुता यानी कि सहिष्णुता पर आधारित थी। उसने जजिया कर हटाया। जो अकबर क्या कर हटाया था? तो आप लोग को याद करना है कि अकबर ने जजिया कर को हटाया और दीन इलाही की स्थापना की। जजिया कर को हटाकर कौन सा स्थापना किया? तो दीन इलाही। समझ में आ गया। अब देखते हैं अब 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली क्यों बना। ठीक, जो मगध साम्राज्य था यानी कि 16 महाजनपद जो था, और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध क्यों बना? ये 10 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है। तो क्यों बना था? तो उपजाऊ भूमि। जो मगध साम्राज्य था तो वहाँ पर उपजाऊ भूमि था। ठीक है, वहाँ पर फसल अच्छे होते थे, लोहे के संसाधन भी था, और वहाँ पर लोहा बनाने का भी बहुत अच्छा संसाधन था। कुशल शासक थे और मजबूत सेना इसके कारण थे। ठीक है, और मजबूत सेना था, वहाँ पर सेना बहुत ही बढ़िया था, मजबूत था, होशियार था, इसलिए मगध साम्राज्य शक्तिशाली बना। तो मैंने जो आप लोग बताया समझ में आ गया। अब मोहनजोदड़ो की विशेषता लिखिए। तो मोहनजोदड़ो जो था उसका विशेषता आप लोगों को लिखना होगा। सुनियोजित नगर यानी कि वहाँ का जो नगर था वो बहुत ही बढ़िया तरीका से बनाया गया था और पक्की ईंटों से बनाया गया था, और घर के पीछे नालियाँ था और विशाल आसनानगर था। ठीक, उसकी प्रमुख विशेषता। ठीक, समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या है। ठीक, यानी कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण हम लोग को लिखना है। तो एकता की कमी, जो उसमें जो क्यों हो गया था असफल, क्योंकि उसमें एकता नहीं था, उस एकता की कमी हो गया था। हथियार का, आधुनिक हथियार का अभाव और नेतृत्व की कमजोरी था। और आधुनिक हथियार का अभाव यानी कि न्यू न्यू जो हथियार था वो सभी को इसका उतना जानकारी नहीं था और नेतृत्व में कमजोर था। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन क्या था, वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त करना था। जो असहयोग जो आंदोलन किया गया था, ये क्यों किया गया था कि ब्रिटिश जो शासन था उसको समाप्त करना है। ब्रिटिश का शासन नहीं चलेगा भारत में, अब चलेगा तो भारत अपना शासन खुद ही चलाएगा। ये इसीलिए ही असहयोग आंदोलन हुआ था। अब दोस्तों हम लोग 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक, तो आप लोगों को लिखना होगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। क्यों था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह अपनी उन्नत नगर योजना और सभ्यता के कारण प्रसिद्ध था। क्या था? तो इतना लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों को विशेषता लिखना है कि सुनियोजित नगर, नगर चौड़ी था। देखो मैंने आप लोगों को तो उसमें बता चुका हूँ, लेकिन और एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, और सीधे सड़कों में बसा था, और सीधा जो सड़क था वहाँ पर बसा हुआ था। ठीक, और एक दूसरे को समकोण काटती थी, यानी कि 90 डिग्री कोण काटती थी। ठीक, समकोण। और देखो जो पक्के मकान जो थे वो घर पक्की ईंटों से बने थे। जैसे कि वहाँ का जो घर जो था वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था, जिसमें कमरे, आंगन और स्नानागार होते थे। जिसमें कमरा भी होता था, आंगन यानी कि आंगन भी होता था, स्नान घर माने कि वहाँ पर नहाने का भी वहाँ पर सुविधा था। ठीक है, स्नाना घर नहीं समझना आप लोग को, स्नाना घर यहाँ पर स्नान घर यानी कि नहाने का भी वो सभी का सुविधा था। ठीक, तो आप उन्नत जल निकासी प्रणाली यानी कि उन्नत जल निकासी प्रणाली, हर घर से नालियाँ जुड़ा थी। जो वहाँ का जो घर जो था वो जितना भी घर था वो हर घर से नालियाँ जुड़ी थी। ठीक, और जो ढकी हुई थी, वो जो घर था, तो घर का जो इतना भी कचरा होता था वो नालियाँ में एक ही नाली में सबका मिल जाता था। ठीक, जो ढकी हुई थी, और वो नाली जो था वो ढका हुआ था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब महान स्नानघर यानी कि प्रसिद्ध स्नानघर, यह धार्मिक एवं सामाजिक स्नान के लिए प्रयोग होता था। यानी कि धार्मिक यानी कि कहीं पूजा पाठ करते थे तो वहाँ पर स्नान करते थे, या विवाह होता था तो वहाँ पर स्नान करते थे। तो वही सब धार्मिक कार्य करने के लिए ही जो महान स्नानघर का प्रयोग होता था। ठीक है, यानी कि धर्म के लिए। समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं 5 नंबर के अनाज भंडार, यानी कि अनाज भंडार कैसा था। तो बड़े पैमाने पर अनाज संग्रह की व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पर अनाज रखने का भी बहुत बड़ा जगह था। ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा भंडार था और वहाँ पर रखने का बहुत जगह था। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से लिख लेंगे और आप लोग घर आकर आप लोग 5 मार्क्स लाएंगे। ठीक, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरा इस वीडियो से देखकर जाएंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब निष्कर्ष लिख सकते हैं, तो निष्कर्ष लिखिएगा तो फिक्स है कि आप लोगों का 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। इस विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो एक उच्च विकसित और संगठित सभ्यता था। ठीक, अब दोस्तों हम लोग 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारणों का वर्णन करना है। तो ये भी रिपीटेड है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। जो मगध प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, इसके शक्तिशाली बनने के कई कारण थे। ये बहुत कारण था इसका शक्तिशाली होने का। ठीक, तो मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और इसके शक्तिशाली बनने के कई कारण थे। ठीक, तो आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 में लिखना होगा भौगोलिक कारण। भौगोलिक यानी कि गंगा और सोन नदी के कारण। भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी को ही हम लोग भौगोलिक स्थिति यानी कि देखो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं तो वो नदियों के बारे में भी पढ़ते हैं, कृषि के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर भौगोलिक यानी कृषि के बारे में या
नदी या तो ये सब के बारे में भौगोलिक स्थिति होता है, ठीक। यानी कि गंगा और सोन नदी के किनारे कृषि व व्यापार का विकसित हुआ। जो गंगा नदी जो था और सोन नदी जो था, तो इसमें जो भौगोलिक स्थिति वो अच्छा हुआ और कृषि में व्यापार हुआ, ठीक है। व्यापार जो कृषि करते थे और व्यापार करते थे, ठीक। अब पॉइंट नंबर 2 कि लोहे की उपलब्धता, हथियार और कृषि उपकरण बनाने में सहायता मिली। और हथियार और कृषि उपकरण, जैसे कि हथियार हथियार हम लोग बनाते हैं, हल बनाते हैं लोहे से ही, तो हम लोग हल बनाते हैं। देखो हम लोग उसको लकड़ी से बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें लोहे का भी यूज करते हैं, देख लीजिएगा आप, और आप लोग देखे भी होंगे। तो देखो हथियार का भी हम लोग यूज करता था। और हथियार आने की बहुत सारा हथियार होता है, आप लोग घर में देखे होंगे क्या क्या हथियार है, पता ही होगा आप लोगों को। और कृषि उपकरण बनाने में सहायता मिलती है। और कृषि उपकरण में भी, जैसे कि अभी तो देखो लोहे की वजह से हम लोग ट्रैक्टर जोतते हैं, तो हम लोग लोहे का ही तो लाते हैं, रक्षा लाते हैं। तो देखो इससे भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा उपलब्धता मिले, ठीक। जो हड़प्पा सभ्यता था। और मजबूत शासक बना, जो मजबूत जो शासक था वो एक का नाम था बिम्बिसार था, अजातशत्रु था, और क्या था, और महाजनपद जैसे शासक था, ठीक है। महाजनपद हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हम लोग ने तीसरा पॉइंट देख चुके हैं। अब चौथा पॉइंट की सशक्त सेना, और जो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था मगध साम्राज्य, क्योंकि सशक्त सेना, वहाँ पर हाथी था, घोड़े और रथों से युक्त सेना था। यानी कि वहाँ के लोग जो जो युद्ध होता था तो वो हाथी का भी यूज करते थे और घोड़े और रथों का भी यूज सेना था, इसलिए वहाँ बहुत शक्तिशाली था। क्योंकि वहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि वो मगध साम्राज्य का शक्तिशाली था। तो हम लोग ने चौथा पॉइंट देख चुके हैं। पांचवा पॉइंट की आर्थिक समृद्धि, कर प्रणाली और व्यापार से राज्य समृद्ध हुआ। और कर प्रणाली को शुरू किया गया और व्यापार से राज्य समृद्ध हुआ, यानी कि बढ़िया हुआ। अब निष्कर्ष में लिख लीजिएगा कि इन कारणों से मगध साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना, ठीक। तो अब 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अल-बरूनी द्वारा व्यवस्था और जाति व्यवस्था के वर्णन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है कि अल-बरूनी एक अरबी विद्वान थे। जो अल-बरूनी जो थे वो अरबी का एक विद्वान थे, यानी कि विद्वान थे, जिसने भारत का गहन किया और आया और भारत में क्या क्या हुआ उसका गहन अध्ययन किया, यानी कि बढ़िया तरीका से अध्ययन किया। उसने भारतीय समाज के वर्ण और जाति व्यवस्था का वर्णन किया। तो अल-बरूनी का वर्णन, समाज 4 वर्गों में देखा। जो भारत आया था तो समाज को 4 भागों में देखा। क्या क्या देखा? तो पहले ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय लोग को देखा, वैश्य लोग को देखा, शूद्र में विभाजित था। तो ये सबको उसने आया और देखा कि क्या क्या वहाँ पर जाति था, ठीक, यानी कि क्या क्या जात था। तो ये सबको देखा, ठीक। और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, और जाति का जो व्यवस्था था वो जन्म पर आधारित थी। उच्च नीच के भावना समाज में प्रचलित थी, और उसने देखा कि उच्च नीच का यहाँ पर समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। किसने देखा था? तो अल-बरूनी ने देखा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि विभिन्न जातियों में आपसी मेल जोल कम था। और विभिन्न जाति जो था उसमें जो आपस में जो मेल जोल था वो बहुत ही कम था। क्या क्या देखा? बहुत ही कम था। और सामाजिक नियम कठोर थे। और वहाँ पर जो सामाजिक का जो जीवन देखा, जो अल-बरूनी जो भारत आया था तो उसने भारत में देखा कि सामाजिक नियम कठोर था और विभिन्न जातियों में आपसी मेल जोल कम था, और उच्च नीच की भावना समाज में प्रचलित थी, और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ये सब उसने देखा भारत में आकर। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद निष्कर्ष में लिख लीजिएगा कि अल-बरूनी का वर्णन उस समय की सामाजिक संरचना को समझने में सहायक है। तो अल-बरूनी का वर्णन उस समय की सामाजिक संरचना को समझने में सहायक है, ठीक। तो दोस्तों मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करना। जो 1857 के जो कारण जो हुआ था उसके प्रमुख कारणों की विवेचना करना है, ठीक है दोस्तों। तो 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके अनेक कारण थे, ठीक। तो क्या क्या कारण था? तो राजनीतिक कारण था। सबसे पहले राजनीतिक कारण कि डॉल्फिन ऑफ लैप्स और राज्य का विलय हुआ, ठीक। उसके बाद आर्थिक कारण में कि भारी कर और किसानों का शोषण
वो भारी कर लेता था, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, ठीक है, जमींदार लोग या ब्रिटिश लोग, ठीक। तो इसीलिए भी यह कारण हुआ था। सामाजिक कारण की भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप होता था। जो भारतीय जो परंपरा होता था वो नहीं मानने के लिए बोलता था कि यह परंपरा आप लोग मत मानो, मुझ आप लोग ब्रिटिश का बात मानो, उसका उसके जैसा ही परंपरा मानो, ठीक है। इस समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चौथा पॉइंट में लिखना है कि धार्मिक कारण, कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वो बोलते थे कि ब्रिटिश लोग कि आपका धर्म बेकार है, ये धर्म बेकार है, तो वो ये वाला धर्म बेकार है। तो ये सब बहुत गंदा करते थे, कौन? तो ब्रिटिश लोग। तो इसीलिए ही ये कारण हुआ था, ठीक है। क्या कारण? तो वो 1857 का कारण हुआ था, ठीक है। तो उसका तो तत्कालीन कारण में तो आप लोगों को चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने के लिए बोलता था। और अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती बोलते थे ब्रिटिश लोग कि तुम लोग यूज करो तो करो, चर्बी वाला कारतूस यूज करो तो करो, नहीं तो मैं आप लोगों को मार दूंगा। ये बताया जा रहा था उसमें, उस आंदोलन में, ठीक है दोस्तों। इसलिए वो बेचारा लोग, जो भारतीय लोग थे, वो करना ही पड़ता था, क्या करेगा वो। इन कारणों से मिलकर 1857 का विद्रोह का जन्म दिया, और इसी कारण से 1857 के विद्रोह का जन्म दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करना है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी की क्या क्या भूमिका थी, ये इसमें हम लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को लिखना होगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र आंदोलन के महान नेता थे। जो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाया। उसने जो स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, ठीक है दोस्तों। और गांधी जी का क्या क्या भूमिका था? आंदोलन तो देख चुके हैं, भूमिका तो भूमिका में अहिंसा और सत्याग्रह, संघर्ष का नया तरीका। वो गांधी जी कहते थे कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, वो मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अहिंसा, सत्याग्रह, संघर्ष का नया तरीका दिया। क्या क्या दिया? असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन जागरण। और असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? तो जन जागरण किया, यानी कि जन यानी कि सब लोग को बोल बोल कर वो बोला कि जो अंग्रेज लोग हैं उसको हम लोग खिलाफ करना होगा, तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, ठीक है दोस्तों। अब 3 नंबर में लिखिएगा दोस्तों कि नमक सत्याग्रह, ठीक, कि दांडी मार्च द्वारा ब्रिटिश कानून को चुनौती हुई। जो दांडी मार्च हुआ था, तो दांडी मार्च जो हुआ था उससे ब्रिटिश कानून को चुनौती मिली। क्या बोले थे? चुनौती मिली। उसके बाद 4 नंबर के भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। जो भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था इसमें ही महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ये याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था। उसके बाद 5वां पॉइंट में लिखना है कि जन सहभागिता, यानी कि किसान, मजदूर और महिलाओं को जोड़ा। जन सहभागिता मतलब किसान भी, जो इतना भी किसान थे तो किसानों का भी बोला कि चलो हम लोग इसका विरोध करते हैं, यानी कि खिलाफ हम लोग करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। किसानों का भी योगदान था, मजदूरों और महिलाओं को जोड़ा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आप निष्कर्ष में लिख लीजिएगा कि गांधी जी के नृत्य में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में निर्णायक भूमिका थी, यानी कि बहुत बड़ा भूमिका थी। तो दोस्तों हम लोग ने देख चुके हैं 18 नंबर। हम लोग अब 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर में पूछा गया कृष्णदेव राय को विजयनगर का महानतम शासक क्यों माना जाता है? जो कृष्णदेव राय जो था, कृष्णदेव राय, उसको विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक क्यों कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, मतलब जो कृष्णदेव जो राय था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, यानी कि प्रसिद्ध शासक था। उसका शासन स्वर्ण युग कहलाता था। और किस काल में कृष्णदेव राय आया था? तो स्वर्ण युग के काल में। उसके बाद महानता के कारण सैन्य सफलता, बहमनी और उड़ीसा का विजय। जो बहमनी जो साम्राज्य था या उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार किया, न्याय और सुदृढ़ शासन, न्यायपूर्ण वो शासन किया। देखो अच्छा करेगा तो उसको हम लोग महानतम बोलते हैं कि नहीं, तो इसने अच्छा काम किया था, ठीक। समझ में आ रहा होगा। तो कृष्णदेव राय ने तो सांस्कृतिक संरक्षण, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, कला का भी और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। विद्यमानों का संरक्षण मिला, अष्टदिग्गज कवि मंडल और आर्थिक समृद्धि, कृषि और व्यापार का विकास किया, ठीक दोस्तों।
इसीलिए हम लोग इसको कृष्णदेवराय को महानतम शासक कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद निष्कर्ष में लिख लीजिएगा कि इन्हीं उपलब्धियों के कारण कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ, और मैं और 1-2 वीडियो लाऊंगा इसी प्रकार। तो यदि इस वीडियो पे आप लोग को बढ़िया इस वीडियो को अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर और 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करूँ, और आप लोगों का मुझे आशा हो जाएगा कि आप लोगों को 50 में 1 ठो भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बहुत ही बढ़िया अंक दिलाने का मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।